हेलो, नमस्कार। स्वागत है आप लोग का फिर से एक बार सुमो बायोलॉजी ऑनलाइन क्लासेस में। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने चैप्टर 3 को ख़त्म कर लिया था, मानव प्रजनन को। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 4। चैप्टर 4 की शुरुआत करेंगे जनन स्वास्थ्य, रिप्रोडक्टिव हेल्थ से। जनन स्वास्थ्य चैप्टर 4। तो इसमें हम लोग को पढ़ना क्या क्या है? इसमें हम लोग को 5 टॉपिक हैं जिनको पढ़ना है। जनन स्वास्थ्य, समस्याएं क्या हैं और उनके लिए हम लोग क्या स्ट्रेटजी, कार्यनीति, रणनीति बना सकते हैं उन समस्याओं को सुलझाने के लिए। जनसंख्या विस्फोट, संगर्भता का चिकित्सीय समापन, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, संगर्भता प्रेगनेंसी का चिकित्सीय समापन, यौन संचारित रोग, बंध्यता बंध्यता और उसके लिए हम लोग क्या उपाय कर सकते हैं। तो हम लोग को यही सब पढ़ना है। ठीक है जी, एक एक करके हम लोग इन टॉपिक को पढ़ते हैं। शुरुआत करते हैं चैप्टर की। तो मेरा जो पैटर्न है आपने देखा होगा पिछले, अगर आप मेरे लेक्चर फॉलो कर रहे हैं, एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन, हर लाइन एनसीईआरटी की हमें पढ़नी है और किन लाइन से क्वेश्चन कहाँ से आता है वो डिस्कशन साथ के साथ करते चलना है। ठीक है, तो एक तरफ से पढ़ना चालू करता हूँ मैं। पिछले अध्याय में आपने जनन तंत्र, रिप्रोडक्टिव सिस्टम और उसके प्रकारों के बारे में पढ़ा। रिप्रोडक्टिव सिस्टम को पढ़ा और उसके कार्य करने के तरीके को पढ़ा। अब उससे जुड़े निकट शीर्षक अर्थात जनन स्वास्थ्य के संबंध में चर्चा करेंगे। रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड ही, जनन तंत्र से रिलेटेड ही एक और टॉपिक जनन स्वास्थ्य के बारे में बात करते हैं। हम जनन स्वास्थ्य शब्द से क्या तात्पर्य निकालते हैं? यह शब्द साधारणतः स्वस्थ जनन अंगों और उनके समान प्रकारों से संबंधित है। तो अगर एक लेमैन, एक आम आदमी से पूछेंगे तो बोलेगा भाई हेल्दी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का होना और उनका नॉर्मल फंक्शनिंग, वो जनन स्वास्थ्य हो गया। वस्तुतः एक व्यापक परिक्षेप को दर्शाता है, लेकिन केवल इतना बायोलॉजी का स्टूडेंट इतने से नहीं संतुष्ट होगा। पोजेसिंग ऑफ, अगर नॉर्मल हमारे हेल्दी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है और ठीक तरह काम कर रहे हैं तो केवल वो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है, जनन स्वास्थ्य है, ऐसा वस्तुतः नहीं है। ये एक व्यापक परिक्षेप को दर्शाता है। तो एक लार्जर, ब्रॉडर हम लोग को पिक्चर को देखना है, जिसके अंतर्गत जनन के भावनात्मक और सामाजिक पहलू भी जुड़े हैं। तो केवल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का हेल्दी होना और उसका प्रॉपर फंक्शन करना ये जनन स्वास्थ्य को परिभाषित नहीं करता। इसके अंतर्गत साथ के साथ जनन के भावनात्मक व सामाजिक पहलू भी जुड़े। इमोशनल एंड सोशल वैल्यूज आर आल्सो देयर। विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WHO, विश्व स्वास्थ्य संगठन, इंग्लिश में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो इनके पहले अल्फ़ाबेट ले लीजिए, WHO के अनुसार जनन स्वास्थ्य का अर्थ। तो WHO के अनुसार जनन स्वास्थ्य का क्या अर्थ निकल रहा है? जनन के सभी पहलुओं सहित, सभी पहलुओं मतलब रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड मतलब रिप्रोडक्टिव सिस्टम के प्रॉपर फंक्शनिंग, ऑर्गन हेल्दी होना, उसके अलावा एक संपूर्ण स्वास्थ्य, तो पूरी तरह से सोशली वेलबींग होना, या आप कहिए कि एक टोटल इन ऑल हेल्दी होना, टोटलिटी में हेल्दी होना। तो शारीरिक रूप से भी हेल्दी होना, स्वस्थ होना, भावनात्मक रूप से भी, व्यवहारात्मक रूप से भी और सामाजिक भी। तो जनन के सभी पहलुओं कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन तो हेल्दी हो, प्रॉपर फंक्शन कर रहे हो, उसके अलावा कंप्लीटली हेल्दी होना। कंप्लीटली हेल्थ में हमारा शारीरिक हेल्थ, फिजिकल, सोशल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ और हमारा बिहेवियर हेल्थ और हमारा इमोशनल हेल्थ। तो शारीरिक रूप से, भावनात्मक रूप से, व्यवहारात्मक रूप से और सामाजिक स्वास्थ्य और सामाजिक रूप से स्वस्थ होना ही कंप्लीट स्वास्थ्य को निर्धारित कर रहा है। इसीलिए ऐसे समाज को जननात्मक रूप से स्वस्थ समाज कहा जा सकता है। हम ऐसे सोसाइटी को, ऐसे समाज को, इसीलिए ऐसे समाज को
जननात्मक रूप से स्वस्थ समाज कहा जा सकता है जिसमें लोगों के जनन अंग शारीरिक रूप से और क्रियात्मक रूप से प्रक्रियात्मक रूप से समान हो, यौन संबंधी सभी पहलुओं में जिनकी भावनात्मक और व्यवहारिक पारस्परिक क्रियाएं समान हो, यौन संबंधी सभी पहलुओं में जिनकी भावनात्मक और व्यवहारिक प्रक्रियाएं पारस्परिक क्रियाएं समान हो, आपस में उनका हेल्दी रिलेशनशिप हो, सोशल सर्कल में इमोशनली जुड़े हो लोग, बिहेवियर अच्छा हो, प्रॉपर वेल बिहेव हो। जनन स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखने के लिए क्या महत्व है और इसे पाने के लिए कौन सी विधियाँ अपनानी चाहिए, आइए जांच करें। तो WHO के अनुसार कोई भी समाज, सोसाइटी, कोई भी समाज, उसको हम जननात्मक रूप से स्वस्थ समाज कहेंगे जिनमें लोगों के जनन अंग, रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है वो फिजिकली फिट हो, शारीरिक रूप से सामान्य हो, प्रक्रियात्मक रूप से सामान्य हो, प्रॉपर काम कर रहे हो, यौन संबंधी सभी पहलुओं में और यौन संबंधी सभी पहलुओं में जिनमें भावनात्मक और व्यवहारिक पारस्परिक क्रियाएं सामान्य हो। तो यौन संबंधी सभी पहलुओं में जिनमें इमोशनल और बिहेवियर इंटरेक्शन समान हो, समाज के एक तबके के लोग, समाज के एक वर्ग के लोग दूसरे वर्ग के लोग के साथ भावनात्मक रूप से जुड़े हों, समान रूप से उनमें और इंटरेक्शन भी हो रहा हो, तो भावनात्मक भी उनका बैलेंस हो, साथ के साथ इमोशनल और सोशल सर्कल भी ठीक मेंटेन। जनन स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखने का क्या महत्व है और इसे पाने की कौन सी विधियाँ हैं। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ को डिफाइन करने के बाद में मोटा माटी बात यहाँ से यहाँ तक ये बोली गई है कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ में या जनन स्वास्थ्य में आप केवल हेल्दी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का होना और उसका फंक्शनल होना ये क्राइटेरिया नहीं है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। अगर किसी भी सोसाइटी में, किसी भी समाज में, सोशल सर्कल में लोग रह रहे हैं जो वो शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं और उनके जनन अंग ठीक काम कर रहे हैं, तो हम जरूरी नहीं कि उस समाज को हम बोलें कि रिप्रोडक्टिवली हेल्दी है। रिप्रोडक्टिवली हेल्दी समाज उसको बोलेंगे जिस समाज में रहने वाले जो बाशिंदे हैं, बंदे हैं, वो फिजिकली फिट हो, फंक्शनली रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रॉपर फंक्शन कर रहे हो, लेकिन उनके बीच भावनात्मक और व्यवहारिक परस्पर क्रियाएं भी सामान्य हो। यौन संबंधी तो पहलुओं के अलावा भावनात्मक रूप से और व्यवहारिक रूप से उनके जो इंटरेक्शन है, आपस में जो संबंध है, वो समान हो। मोटा माटी बात आपने यहाँ से ये पकड़नी है, ठीक है जी। आगे चले अगले उस पर, जनन स्वास्थ्य की क्या समस्याएं हैं और क्या कार्य नीति हम लोग बना सकते हैं। विश्व में भारत ही पहला ऐसा देश था जिसने राष्ट्रीय स्तर पर संपूर्ण जनन स्वास्थ्य को एक लक्ष्य के रूप में प्राप्त करने के लिए भारत ही पहला ऐसा देश था जिसने राष्ट्रीय स्तर पर संपूर्ण जनन स्वास्थ्य को एक लक्ष्य के रूप में प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय नीति का और कार्यक्रमों की शुरुआत करी, कार्य योजना कार्यक्रमों की शुरुआत करी। इन कार्यक्रमों को परिवार नियोजन, अब परिवार कल्याण के नाम से जाना जाता है। तो इन कार्यक्रमों को इंडिया वॉज द फर्स्ट इन द वर्ल्ड टू स्टार्ट दिस टाइप ऑफ प्रोग्राम। इंडिया पहला ऐसा कंट्री देश था और इन कार्यक्रमों को शुरू में परिवार नियोजन के नाम से लागू किया गया। आज की तारीख में परिवार कल्याण के नाम से जाना जाता। इनकी शुरुआत 1951 में हुई। तो यहाँ से क्वेश्चन आपका आ सकता कि पहले क्या था नाम उन क्रियाओं का, उन कार्य योजनाओं का जो सरकार द्वारा चलाई जा रही है रिप्रोडक्टिव हेल्थ को अटेन करने के लिए। तो पहले परिवार नियोजन और आज की तारीख में इसका नाम परिवार कल्याण, ठीक है। शुरुआत कब हुई? 1951 में। तो यहाँ से आप अपने नोट्स बनाएंगे, लिख लेंगे। समय समय पर इसका आवधिक मूल्यांकन भी किया गया और समय समय पर इसको 1951 से स्कीम चल रही है, समय समय पर उसको रिव्यू भी किया गया। जनन संबंधित और आवधिक क्षेत्रों को इसमें सम्मिलित करते हुए बहुत उन्नत व व्यापक कार्यक्रम फिलहाल और जनन संबंधित बातों को और आवधिक क्षेत्रों को सम्मिलित किया गया इसमें। और आज की तारीख में बहुत एडवांस और एलेबोरेट कार्यक्रम फिलहाल जनन एवं बाल स्वास्थ्य सेवा
कार्यक्रम के नाम से प्रसिद्ध है। तो आज की तारीख में जो कार्यक्रम चल रहे हैं, जनन एंड बाल स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर और जनन और बाल स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम। तो जनन एंड बाल स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम RCH, आज की तारीख में RCH, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम, और कह सकते हैं जनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम आज की तारीख में चल रहे हैं, जो फिलहाल कार्यक्रम चल रहे हैं। ठीक है जी। तो सबसे पहले परिवार नियोजन लागू किया गया 1951 में, बाद में उसमें नाम चेंज करके परिवार कल्याण, और आज की तारीख में जो कार्यक्रम चल रहा है वो RCH, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर, या आप हिंदी में बोले तो जनन एवं बाल स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम के नाम से चल रहे हैं। इन कार्यक्रमों के अंतर्गत जनन संबंधित विभिन्न पहलुओं के बारे में लोगों में जागरूकता पैदा करते हुए, तो जनन संबंधित विभिन्न पहलुओं के बारे में हम लोगों को अवेयर कराएंगे, अवेयरनेस फैलाएंगे, जागरूक कराएंगे, और जननात्मक रूप से स्वस्थ समाज तैयार करने के लिए सुविधाएं और प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं, और एक रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी, समाज, कल्चर बनाने के लिए अनेक गवर्नमेंट की तरफ से सुविधाएं व प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं। श्रव्य और दृश्य और मुद्रित सामग्री की सहायता से अब गवर्नमेंट कर क्या रही है, तो ऑडियो विजुअल, ऑडियो दिखाई दिए और विजुअल सुनाई दिए और दिखाई दिए, श्रव्य और दृश्य सुनने और देखने, और मुद्रित सामग्री प्रिंटेड मटेरियल जैसे कि लीफलेट हो गए, न्यूज़पेपर ऐड हो गया, पैम्फलेट हो गए। श्रव्य और दृश्य ये आपके टीवी के ऐड हो गए, और मुद्रित सामग्री आपके न्यूज़पेपर वगैरह हो गए की सहायता से सरकारी एवं गैर सरकारी संगठन जनता के बीच जनन संबंधी पहलुओं के लिए जानकारी पैदा करने के लिए विभिन्न उपाय कर रहे हैं। तो डिफरेंट NGOs भी हैं, और सरकारी गैर सरकारी संगठन भी हैं, सरकारी संगठन भी हैं, जो जनन संबंधी पहलुओं की जानकारी, उसकी अवेयरनेस कराने के लिए लोगों के बीच काम कर रहे हैं। वो हेल्प ले सकते हैं प्रिंटेड मटेरियल का, और साथ के साथ ऑडियो विजुअल एडवर्टाइजमेंट का उपयोग सूचनाओं को प्रसारित करने में माता पिता, अन्य निकट संबंधी, शिक्षक व मित्रों की भी प्रमुख भूमिका है। तो ये जो सूचनाएं समाज में फैलाई जा रही है, उसमें माता पिता का भी रोल हो सकता है, उसमें निकट संबंधी कोई क्लोज के रिलेटिव का भी रोल हो सकता है, शिक्षक गुरुओं का भी रोल हो सकता है, मित्रों का भी रोल हो सकता है। विद्यालयों में यौन शिक्षा की पढ़ाई को बढ़ावा दिए जाना, ताकि युवाओं को सही जानकारी मिल सके और बच्चे यौन संबंधित विभिन्न पहलुओं के बारे में फैली भ्रांतियों पर विश्वास न करें, और उन्हें यौन संबंधी गलत धारणाओं से छुटकारा मिल सके। तो ये रणनीतियाँ हैं, जो रणनीतियाँ बनाई गई हैं किस बात के लिए, कि लोगों को अवेयर कराएं कि क्या दिक्कतें हैं और उनसे हम कैसे निदान पा सकते हैं। ठीक है जी। तो विद्यालयों में यौन शिक्षा की पढ़ाई को बढ़ावा दिया जा सकता है, युवाओं को सही जानकारी मिल सके, जिससे बच्चे यौन संबंधित विभिन्न पहलुओं के बारे में फैली भ्रांतियों पर विश्वास न करें, जो मिथ फैले हुए हैं समाज में उन पर बच्चे विश्वास न करें, और उन्हें यौन संबंधित गलत धारणाओं से छूट मिल सके। लोगों को जनन अंगों, किशोरावस्था, उससे संबंधित परिवर्तनों, सुरक्षित और स्वच्छ यौन क्रियाओं, यौन संचालित रोगों और एड्स के बारे में जानकारी, विशेष रूप से किशोर युवा आयु वर्ग में जनन संबंधित, स्वास्थ्य संबंधी जीवन बिताने में सहायक होती है। तो हम लोग को टारगेट किसको करना है, हम लोग को टारगेट करना है किशोर वर्ग को, जो हमारा मेन टारगेट होगा। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रोग्राम के बारे में लोगों को जानकारी, अब आप 60 साल के या 70 साल के बुढ़े बुढ़िया को पकड़ के थोड़ी ना बताओगे, आपको बताना किसको है 13-14 साल से, जो प्यूबर्टी पार कर गया, रिप्रोडक्टिवली कैपेबल हो गया, उसको आप 14 से 25 साल के मेन हमें टारगेट किशोरावस्था और युवावस्था के लोगों को करना, विशेष रूप से किशोरावस्था आयु वर्ग में जनन संबंधी जीवन बिताने में सहायक होती है। उनको हम बताएंगे STD के बारे में, यौन संचालित रोगों के बारे में, एड्स के बारे में, इसके क्या लक्षण हैं, इससे कैसे बचा जा सकता है, क्यों हो जाता है, और सुरक्षित और स्वच्छ यौन क्रियाओं के बारे में लोगों को शिक्षित करना, विशेष रूप से जनन क्षम जोड़ी, और ख़ास तौर पे आपने उनको टारगेट करना है जो रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में है, वह लोग जिनकी आयु विवाह योग्य है, जिनके उन्हें उपलब्ध
तो जिनकी आयु विवाह योग्य है, जो विवाह कर चुके और जो रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में है, उन्हें उपलब्ध जन्म नियंत्रक विकल्पों और गर्भवती महिलाओं की देखभाल, माँ और बच्चे का प्रसवोत्तर देखभाल का आदि के बारे में तथा स्तनपान के महत्व, लड़का लड़की को समान महत्व, समान अवसर की जानकारी आदि से जागरूक सत परिवारों का निर्माण होगा। तो बेसिकली ये यहाँ पे सोशल एंड प्रिवेंटिव मेडिसिन जो आपका सेकंड प्रोफेशनल का MBBS का कोर्स है, बेसिकली ये सोशल एंड प्रिवेंटिव मेडिसिन के बारे में बता रहा कि आपने अवेयरनेस फैलानी है, क्या क्या बीमारियां हैं जो रिप्रोडक्टिव आपके सिस्टम से संबंधित हैं, क्यों हो जाती हैं, कैसे बचा जा सकता है, क्या आप कर सकते हैं फैमिली कंट्रोल करने के लिए, कौन से कॉन्ट्रासेप्टिव हैं, क्या आप यूज़ कर सकते हैं, इन सब की आपको बेसिकली जानकारी फैलानी है। और टारगेट किसको करना, टारगेट आपने रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप वाले लोगों को करना है जो रिप्रोडक्टिवली एक्टिव है। अनियंत्रित जनसंख्या वृद्धि से समस्याओं व सामाजिक उत्पीड़नों जैसे कि यौन दुरुपयोग, यौन संबंधी अपराधों आदि के बारे में जागरूकता पैदा करने की ज़रूरत है। तो अगर अनियंत्रित जनसंख्या वृद्धि हो रही है तो उससे क्या दिक्कतें आ सकती हैं, समाज में क्या कुरीतियाँ हैं, उत्पीड़न है जैसे कि यौन दुरुपयोग, रेप वगैरह, यौन संबंधी अपराधों के बारे में जागरूकता पैदा करने की आवश्यकता है ताकि लोग इन्हें रोकने और जननात्मक रूप से जिम्मेदार एवं सामाजिक रूप से स्वस्थ समाज पर तैयार करने की सोचें और आवश्यकता होना है। भैया देखिए है क्या, जड़ में बात समझिए कि केवल फिजिकली फिट होना और फंक्शनल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का होना ये हम नहीं कहेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ है। अगर कोई बंदा या बंदी जिसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एब्सोल्युटली ओके, फिजिकली फिट, लेकिन उस पर कोई मेंटल ट्रॉमा है, बंदे पे या बंदी पे उस पर कोई प्रेशर है, तो वो बिलो पार अपनी कैपेबिलिटी के परफॉर्म करेगा समाज के हर क्षेत्र में। तो अगर आप में कोई लकूना, कहते हैं ना कि स्वस्थ आपका हेल्थ इज़ द वेल्थ, स्वस्थ ही संपन्नता है, स्वास्थ्य, अगर कोई ना कोई दिक्कत आप पे है, भले मानसिक, भले शारीरिक, भले आप कहिए कि भावनात्मक, तो आप अपना कैपेबिलिटी के बराबर परफॉर्म नहीं कर पाते। आपका बेस्ट परफॉर्मेंस तब आता है जब आप बिल्कुल ध्यान लगा के अपना कोई लोग फोकस करें किसी भी टारगेट पे। तो वही समाज में है, समाज में केवल रिप्रोडक्टिव हेल्थ का होना केवल उस नज़रिए से नहीं कि उसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, समाज में जो बंदे हैं उनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हो गए हैं, प्रॉपर काम कर रहे हैं, लेकिन अगर वो सोशली डेंटेड है, अगर इमोशनली वो खरे नहीं है और इमोशनल उनमें कोई डिस्टर्बेंस है या उनका आपस का संबंध खराब है, तो ऐसा समाज रिप्रोडक्टिव हेल्थ ही नहीं बोला जाएगा। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए आप लोग को समाज में इसीलिए जो भी उनके घटक हैं उनको सबको जानकारी हो, क्या क्या दिक्कतें हैं, उन दिक्कतों का कैसे निदान किया जा सकता है, और इसको जानकारी को फैलाने में गवर्नमेंट के सेक्टर हैं, गवर्नमेंट के लोग हैं, गवर्नमेंट की स्कीमें, उसके अलावा NGOs हैं, नॉन गवर्नमेंट और हमारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, गैर सरकारी संस्थाएं हैं जो प्रिंट मीडिया के माध्यम से या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से या हमारा ऑडियो विजुअल मीडिया के माध्यम से इस चीज़ का अवेयरनेस फैला रहे हैं। जनन स्वास्थ्य प्राप्ति के लिए तो यहाँ से यहाँ तक आपका एज सच नीट में क्वेश्चन आता नहीं है। हाँ, वो वाला क्वेश्चन आपको याद रखना है कि 1951 में इंडिया वॉज द फर्स्ट कंट्री, इंडिया पहली कंट्री थी जिसने इस तरह की स्कीमें लागू करी, और पहली ये स्कीमें लागू करी गई परिवार नियोजन के नाम से। आज की तारीख में परिवार कल्याण के नाम से स्कीमें चल रही हैं, और साथ के साथ जो आज की तारीख में स्कीम चल रही है वो हमारी चल रही है RCH, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम, जनन एंड बाल स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम। यहाँ से क्वेश्चन आपका आता है इन लाइनों को। ये तो खाली आपका बेस बनाने के लिए बात हुई है और इन्होंने दिया है, तो मैंने जैसा कि आपको प्लान किया कि मैं लाइन टू लाइन पढ़ूंगा, तो यहाँ से इतना समय आपका ले लिया गया। आगे चलते हैं। जनन स्वास्थ्य प्राप्ति के लिए विभिन्न कार्य योजनाओं के सफलतापूर्ण क्रियान्वयन के लिए सफलतापूर्ण क्रियाओं के लिए मजबूत संरचनात्मक सुविधा, इंफ्रास्ट्रक्चर, व्यावसायिक विशेषता, प्रोफेशनल ट्रेंड आदमी और भरपूर भौतिक सहारों की और
भौतिक सहारों की पैसे वैसे की आवश्यकता होती है। लोगों को जनन संबंधी समस्याओं जैसे कि संगर्भता, प्रेगनेंसी, प्रसव, लेबर पेन्स वगैरह, लेबर, पार्चुरेशन, यौन संचारित रोगों, एसटीडी, गर्भपात, एबॉर्शन, गर्भ निरोधक कॉन्ट्रासेप्टिव, ऋतुस्राव, आंतव चक्र, माहवारी संबंधी समस्याओं, बंध्यता, बांझपन आदि के बारे में चिकित्सीय सहायता एवं देखभाल उपलब्ध कराना आवश्यक है। तो ये सारी जो दिक्कतें हैं इसके बारे में प्रचार प्रसार और उनका निदान, समय समय पर बेहतर तकनीक और नई क्रिया नीतियों को क्रियान्वयन करने की आवश्यकता है। ये किनकी आवश्यकता क्यों है? रिप्रोडक्टिव हेल्थ को मेंटेन करने के लिए, जनन स्वास्थ्य को प्राप्त करने के लिए, ताकि लोगों को अधिक सुचारू रूप से देखभाल और सहायता मिल सके। बढ़ती मादा भ्रूण हत्या की कानूनी रोक के लिए एमनियोसेंटेसिस, उलभवेदन। अब ये वाला यहाँ पे क्वेश्चन आता है, एमनियोसेंटेसिस। बढ़ती भ्रूण हत्या की कानूनी रोक के लिए उलभवेदन, एमनियोसेंटेसिस, जांच, लिंग पर वैधानिक प्रतिबंध और व्यापक बाल प्रतिरक्षीकरण। तो आज की तारीख में आप देख रहे हैं समाज में फीमेल फिटिसाइड बहुत हो रहा है कि वो गर्भावस्था में ही पता लगा लेते हैं कि गर्भ का, भ्रूण का लिंग क्या है, और अगर मादा संतान है तो उसको गर्भ में ही गर्भपात करवा दिया जाता है। तो एमनियोसेंटेसिस वो प्रक्रिया है जिससे आप पता लगा सकते हैं, लिंग निर्धारण करवा सकते हैं। तो इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, वैधानिक प्रतिबंध लगा दिया गया है, और बाल प्रतिरक्षीकरण, इम्यूनाइजेशन के प्रोग्राम चल रहे हैं, टीकाकरण के प्रोग्राम चल रहे हैं बच्चों में। ये कुछ महत्वपूर्ण कार्यक्रमों को शामिल किया गया है। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ मेंटेन करने के लिए दो बातें यहाँ पे बताई गई हैं। एक तो इंक्रीजिंग रेट ऑफ फीमेल फिटिसाइड, बढ़ती दर भ्रूण हत्या की, और वो भी फीमेल की, लड़की की। लड़की अगर है भ्रूण तो उसको गर्भपात करा दिया जाए। तो उसको पता कैसे लगेगा? एमनियोसेंटेसिस से। जब बच्चा भी गर्भ में ही है, एमनियोसेंटेसिस प्रक्रिया है जिस प्रक्रिया के द्वारा लिंग निर्धारण किया जा सकता है। तो उस पर वैज्ञानिक प्रतिबंध लगा दिया गया। एमनियोसेंटेसिस में होता क्या? एमनियोसेंटेसिस में एमनियोटिक फ्लूइड, एमनियोटिक द्रव में घुले पदार्थों व विकासशील भ्रूण की कोशिकाओं का विश्लेषण किया जाता है। एमनियोसेंटेसिस में बहुत लाइन इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझो, यहाँ से क्वेश्चन आता है। एमनियोसेंटेसिस में एमनियोटिक फ्लूइड को निकालेंगे और एमनियोटिक फ्लूइड में मौजूद घुले पदार्थों का अध्ययन करेंगे, और भ्रूण की कोशिकाएं उसमें होंगी, कुछ सेल्स होंगी, उनसे हम लोग उसका कैरियोग्राम बना सकते हैं। कैरियोग्राम बना के हमें क्रोमोसोम्स के बारे में पता लग जाएगा और हमें उसके लिंक के बारे में पता लग जाएगा। इस विधि से भ्रूण में होने वाले विभिन्न आनुवांशिक विकार, तो भ्रूण में जो आनुवांशिक विकार जो उसमें शुरू से है, बचपन से है, मतलब आनुवांशिक विकार वो जिसकी आनुवांशिकी हो सके, जो माँ बाप से विकार बच्चे में आ रहे हैं। कैसे आ रहे हैं? गुणसूत्र के द्वारा। जैसे कि डाउन सिंड्रोम 21 क्रोमोसोम की है, ट्राइसोमी होती है डाउन सिंड्रोम। तो जब आप कैरियोग्राम बनाएंगे, कैरियोटाइपिंग करेंगे, कैरियोग्राम बनाएंगे, तो उसमें 21 नंबर के क्रोमोसोम की 3 कॉपी प्रति होंगी। तो पता लग जाएगा कि 21 नंबर के क्रोमोसोम का एक कॉपी ज़्यादा है, मतलब डाउन सिंड्रोम से बच्चा ग्रसित है। हीमोफीलिया, सिक्कल सेल एनीमिया आदि की उपस्थिति का पता लगाया जा सकता है। तो सिक्कल सेल एनीमिया, हीमोफीलिया, ये सब हेरिडिटरी डिसऑर्डर है, आनुवंशिकी डिसऑर्डर है, जो माँ बाप से बच्चे में आगे जाते हैं। इसलिए आपको पता लग सकता है अगर आप एनालिसिस करेंगे क्रोमोसोम्स के बारे में और क्रोमोसोम्स पर डिफेक्टिव जीन के बारे में, एलील के बारे में। तो हीमोफीलिया एक्स लिंक डिसऑर्डर है। इसका जो कहिए कि जो जीन है वो एक्स क्रोमोसोम पे है। हीमोफीलिया तो रक्त स्राव जब होता है, जब कभी ब्लीडिंग होती तो वहाँ रक्त का थक्का बन जाता है, जो आपके हम लोगों ने रुधिर तंत्र में पढ़ा था। तो अगर रक्त का थक्का ना बने, क्योंकि रक्त का थक्का बनने के लिए जो आवश्यक कंपोनेंट है, अगर कोई प्रोटीन उनमें से नहीं बन रही है तो रक्त का थक्का नहीं बनेगा। कोई भी उसमें कंपोनेंट जो भाग लेते हैं रक्त का थक्का बनाने में, अगर कोई कंपोनेंट नहीं बना क्योंकि उसका जीन फॉल्टी है, तो हीमोफीलिया
तो इस तरह के बंदे में जो हल्का फुल्का कट लगेगा वहाँ पे रक्त का थक्का नहीं बनेगा और रक्त बहता रहेगा, उसको हम लोग बोलते हैं हीमोफीलिया। सिकल सेल एनीमिया आदि की उपस्थिति का पता लगाया जा सकता है। तो भ्रूण में होने वाले आनुवांशिक विकार, डाउन सिंड्रोम का पता लगाया जा सकता है, हीमोफीलिया का पता लगाया जा सकता है, सिकल सेल एनीमिया का पता लगाया जा सकता है अगर हम उसके कैरियोटाइपिंग, कैरियोग्राम या क्रोमोसोम्स का अध्ययन करेंगे और उस पर मौजूद जीन्स का अध्ययन करेंगे, आदि की उपस्थिति का पता लगाया जा सकता है। तथा जनन संबंधी विभिन्न क्षेत्रों पर अनुसंधान को बढ़ावा दिया जाता है। सरकारी तथा गैर सरकारी एजेंसियां नई विधियां तलाशने तथा विद्यमान को ही बेहतर बनाने का काम करती हैं। सरकारी गैर सरकारी एजेंसियां क्या कर रही, नई नई टेक्निक डेवलप कर रही हैं और जो पहले से मौजूद है उनको बेहतर करने का काम कर रही हैं। क्या आप जानते हैं कि सहेली नामक गर्भ निरोधक गोली की खोज भारत में लखनऊ के केंद्रीय सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, केंद्रीय औषध अनुसंधान संस्थान, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, केंद्रीय औषध अनुसंधान संस्थान, जो लखनऊ में, उन्होंने खोज करी सहेली की। तो ये भी लाइन आपसे पूछी जाती है कि सहेली की खोज कहाँ हुई है। लखनऊ में सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, केंद्रीय आयुष अनुसंधान संस्थान में हुई है। ये भी इम्पोर्टेंट है। एमनियोसेंटेसिस भी इम्पोर्टेंट है। यौन संबंधी मामलों के बारे में बेहतर जागरूकता, आधिकारिक संख्या में चिकित्सा सहायता प्राप्त करने के लिए प्रसव तथा बेहतर प्रसव देखभाल से मातृ व शिशु मृत्यु दर में कमी आई है। बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर होने से, अच्छे हॉस्पिटल, बढ़िया सिस्टम होने से अधिकाधिक संख्या में चिकित्सीय सहायता प्राप्त, प्रसव के समय एड मिल रही है, आपको प्रोफेशनल ट्रेनिंग आदमी मिल रहा है, नर्स मिल रही है जो देखभाल कर रही है जच्चा की, बच्चा की, माँ की, बच्चे की। तो बेहतर प्रसवोत्तर देखभाल, प्रसव के बाद की देखभाल से मातृ मृत्यु दर में और शिशु मृत्यु दर में गिरावट आई है। लघु परिवार वाले जोड़ों की संख्या बढ़ी है। पहले हम लोग के संयुक्त परिवार हुआ करते थे, एक परिवार में 20-20, 25-25 लोग। अब क्या है, अब न्यूक्लियर फैमिली हो गई है, तो लघु छोटे परिवार बढ़ गए हैं। योग संचारित रोगों की सही जांच पड़ताल होने, देखभाल, कुल मिलाकर सभी यौन समस्याओं हेतु बढ़ी हुई चिकित्साओं सुविधाओं का होना आदि समाज के बेहतर जनन स्वास्थ्य की ओर संकेत देते हैं। तो टेक्निक्स वगैरह भी इम्प्रूव हुई हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर भी इम्प्रूव हुआ है, नेटवर्क भी इम्प्रूव हुआ है। गांव-गांव तक आज की तारीख में डिस्पेंसरीज और हॉस्पिटल्स वगैरह खुल गए हैं, जिससे बेहतर मेडिकल कंडीशंस उपलब्ध हुई हैं और उनकी वजह से बेहतर प्रसवोत्तर देखभाल, इन सब की वजह से मातृ मृत्यु दर में और शिशु मृत्यु दर में काफ़ी हद तक कमी आई है, कंडीशंस बेटर हुई हैं। ठीक है जी, तो चलिए इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन लगाते हैं जो अभी तक पढ़ा। भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम आधिकारिक रूप से कब शुरू हुआ था? तो 1951 में, जैसा कि हम लोगों ने बात करी। जनसंख्या में प्रति 1000 व्यक्तियों पर जन्म की संख्या किस रूप में बताई जाती? प्रति 1000 व्यक्तियों पर जन्म की संख्या को हम लोग जन्म दर, क्रूड बर्थ रेट कहते हैं। तो बर्थ रेट क्या है? प्रति 1000 व्यक्ति पर, प्रति 1000 व्यक्ति पर बच्चे के पैदा होना, वो कहलाएगा बर्थ रेट। तो जनसंख्या में प्रति 1000 व्यक्तियों पर जन्मों की संख्या, इसको हम लोग बोलते हैं अशोधित जन्म दर। एमनियोसेंटेसिस पे आइए। एमनियोसेंटेसिस तकनीक के उपयोग किसके लिए उपयोग किया जाता है? तो भ्रूण की जैव रासायनिक असामान्यताएं, बायोकेमिकल डिफॉर्मिटी या डिसबैलेंस, भ्रूण की मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, भ्रूण के क्रोमोसोमल असामान्यताएं, इसको भ्रूण की कैरियोटाइपिंग करेंगे तो हम लोग क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़ का
पता लगेगा, आनुवांशिकी से संबंधित बीमारियों का पता लगेगा। एमनियोसेंटेसिस एक विधि है जिसके लिए इस्तेमाल किया जाता है किसको, एमनियोटिक फ्लूइड को। एमनियोसेंटेसिस एक विधि है, किसके लिए इसका इस्तेमाल किया जा रहा है, तो भ्रूण का लिंग निर्धारण के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। हालांकि ये जब विधि डेवलप करी गई थी तो उद्देश्य इसका था कि आनुवांशिक बीमारियों का पता लगाना कि बच्चे में कोई आनुवांशिक बीमारी तो नहीं है, ठीक है जी। मेन उद्देश्य ये था, लेकिन इसको बाद में लिंग निर्धारण करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाने लगा। तो भ्रूण का लिंग निर्धारण कर लीजिए, आगे चलिए। भ्रूण एमनियोटिक द्रव से कोशिकाओं की जांच करके लिंग का निर्धारण किया जा सकता है। भ्रूण में कौन सी कोशिकाएं किस चीज़ को हम जांच करके लिंग का निर्धारण कर रहे हैं, तो सेक्स क्रोमोसोम की हम जांच कर रहे हैं। सेक्स क्रोमोसोम अगर XX है तो मादा या लड़की फीटस है, और अगर XY है तो नर या लड़का। भाई वो जो भ्रूण है वो या तो लड़का या लड़की, तो उसका कैरियोटाइपिंग करी आप, वो उसका जेनेटिक मेकअप पता लग गया कि क्रोमोसोम 46 है, 47 है, 45 है, क्या है, कोई एबनॉर्मेलिटी तो नहीं है, ट्राइसोमी या मोनोसोमी तो नहीं है। और उसका विन्यास देखा आपने, अगर उसमें 2X क्रोमोसोम है, इसका मतलब है कि वो क्या है, वो लड़की संतान है। तो लड़की संतान है कि या नर लड़का संतान है, तो इसके लिए आपने सेक्स क्रोमोसोम को टारगेट किया है। जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए जन्म नियंत्रण कार्यक्रमों की सफलता किस पर निर्भर करती है, लोगों द्वारा स्वीकार्यता पर, कि लोग उसको कितना एक्सेप्ट कर रहे हैं। आपने कोई स्कीम निकाली और लोगों ने स्वीकार नहीं करी, फेल है। एमनियोसेंटेसिस के माध्यम से भ्रूण के विभिन्न रोगों का पता लगाने के लिए कोशिकाओं का परीक्षण किया जाता है। किन कोशिकाओं का, भ्रूण द्वारा किन कोशिकाओं का, तो कैरियोटाइपिंग करी जाती है। कैरियोटाइपिंग पता करेंगे, कैरियोटाइप उसमें कितने क्रोमोसोम और उन क्रोमोसोम का नंबर, बेंडिंग पैटर्न, ये सब पता लगा लेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि वो किस बीमारी से ग्रसित है। एमनियोसेंटेसिस में द्रव किससे लिया जाता है, एमनियोटिक फ्लूइड लिया जाता है एमनियॉन, ये जो झिल्ली होती है एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मेम्ब्रेन, उसके अंदर फ्लूइड जो है एमनियोटिक फ्लूइड कहलाता है। तो भ्रूण के आसपास का तरल पदार्थ हम लोग लेते हैं। एमनियोसेंटेसिस में द्रव किससे लिया जाता है, भ्रूण के आसपास एमनियॉन झिल्ली के नीचे से। एमनियोसेंटेसिस विधियों में से एक है। एमटीपी के लिए, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी के लिए नहीं, जन्म के नियंत्रण के लिए नहीं, गुणसूत्र विकार का पता करने के लिए। एमनियोसेंटेसिस विधि किस लिए करते हैं हम लोग, गुणसूत्र विकार का पता करने के लिए करते हैं। एमनियोसेंटेसिस के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। क्रोमोसोमल विकारों का पता लगाने के लिए आमतौर पर तब किया जाता है 14 से 16 सप्ताह, ये बात आपकी एनसीईआरटी में दी नहीं। बेसिकली एमनियोसेंटेसिस किया जाता है नियर अबाउट 14 to 16 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी, 20 वीक तक कर सकते हैं, लेकिन मेनली 14 से 16 हफ्ते के गर्भ में इसको परफॉर्म किया जाता है। इसका उपयोग प्रसव पूर्व लिंग के निर्धारण के लिए, जी ठीक, तीनों ही ठीक, उपरोक्त के सभी तीनों ही ठीक है। तो ये आपका हुआ इस सेक्शन के सवाल और जवाब, ठीक है जी। तो एमनियोसेंटेसिस इसमें आपको याद रखना है, यहाँ पे आपने एमनियोसेंटेसिस वाला याद में रखना है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको आ सकता है। और ये वाला पॉइंट कि सहेली का जो डेवलप करी गई सहेली वो सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में डेवलप करी गई। अब हम लोग अगले टॉपिक पर चलें, जनसंख्या स्थायीकरण और जन्म नियंत्रण। तो अगले टॉपिक में आपसे मिलता हूँ ब्रेक के बाद। एक एक टॉपिक हम लोग वीडियो डालेंगे और एक एक लाइन को पढ़ेंगे। तो एक छोटे से ब्रेक के बाद फिर हाजिर होता हूँ। टिल देन गुड लक, गुड बाय, हैव अ नाइस डे। पढ़ते रहिए, संपर्क में रहिए सुमो बायोलॉजी के। थैंक यू।